नमस्कार, न्यूज ट्रायल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। बिहार में एक बार फिर से राज चाहिए, पटना का सिंहासन चाहिए, तो उसके लिए चाहिए वोट। और वोट का एक बड़ा आधार है सरकारी कार्मिक। सरकारी कार्मिकों की संख्या लाखों में है। परिजनों को ऐड कर दें तो यह संख्या 5 गुना 7 गुना बढ़ जाती है, 4 गुना 6 गुना बढ़ जाती है, करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। अब इतना वोट किसी को जिता तो नहीं सकता, लेकिन जीत की दहलीज से तक पहुंचा भी सकता है और जीतते हुए को हरवा भी सकता है। इस बात को नेता बखूबी जानते हैं, खासतौर पर नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव या पासवान जी हो या फिर मांझी साहब, इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसीलिए सबकी निगाह है 14 तारीख को पटना में होने वाली महारैली पर। महारैली है उन कार्मिकों की जो ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एमएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी कल अपने पटना, बिहार के साथियों, झारखंड और तमाम साथियों के साथ एक महारैली करने जा रहे हैं। इस महागर्जना में वोट की ताकत कितनी है कार्मिकों की, यह दिखाने जा रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएनओपीएस, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और हम पटना के उस मैदान की झलकियां भी सीधे तौर पर लाइव आपको दिखाएंगे कि वहां तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं। लेकिन जो कुछ अब तक हुआ है, जो हिमाचल में हुआ, जो हरियाणा में आरंभिक तौर पर आपने जब विधानसभा स्तर पर वोटों की गिनती चल रही थी, पोस्टल बैलेट की, जो आपको दिखाई दे रहा था कितने से कौन आगे कितने से कौन पीछे, क्योंकि अधिकांश कार्मिकों जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगती है उनका वोट बैलेट पेपर के जरिए जाता है। और ऐसे में जो उनका वोट होता है उसकी झलक हरियाणा में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में इससे पहले देश देख चुका है। इसलिए कल की रैली पर बारीक निगाह है, नीतीश कुमार जी की हो, तेजस्वी यादव की हो, पासवान जी के पुत्र हो, मांझी साहब हो या अन्य दल, राष्ट्रीय दल भी। और एलआईओ से एक एक चीज की जानकारी ली जा रही है कि पूरी उस मैदान में कितनी भीड़ जुटने वाली है। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एमएनओपीएस, लाइव जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका बंधु साहब। आपने अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम और कल की तैयारियों के बीच हमको समय दिया। ये जो कल की महारैली हो रही है, आपके पटना आगमन से पूर्व, अब से 24 घंटे पहले या अब से 12-15 घंटे पहले भी, कल शाम भी मशाल जुलूस भी निकले और खुले नारे लग रहे थे, जो ओपीएस की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। अंदाजा कल ही हो गया था। कैसी तैयारी चल रही है और आपका इस महारैली का एजेंडा क्या है? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जनवादी सवालों को लेकर के आप आते रहते हैं और खास करके शिक्षकों कर्मचारियों के मामले को आप उठाते हैं। और कल जो पटना की रैली है वो पटना के इतिहास की एक बड़ी रैली होने जा रही है। एक बड़ा जुटाव वहां पर होने जा रहा है। और जो भी 1 जनवरी 4 केंद्र सरकार में और अलग अलग डेट में प्रदेशों में, जैसे वहां पर 1 सितंबर 5 से बिहार के अंदर लागू किया गया था एनपीएस, और बगल में उसके बगल राज्य है पश्चिम बंगाल, वहां आज भी एज इट इज ओपीएस चल रही है। तो बगल का आदमी है, बॉर्डर पे खड़ा होता है, तो एक बॉर्डर का आदमी आ कहता है मैं तो ओपीएस में हूँ और बिहार के लोग एनपीएस में हैं। तो कहीं न कहीं ये दर्द पूरे देश का अपने अपने लेवल का है। और एनएमओपीएस पिछले काफी समय से लगातार पूरे देश के कर्मचारियों, शिक्षकों की आवाज उठा रहा है। आपने दिल्ली रैली को भी कवर किया था, आपने देखा होगा कितना बृहद बड़ा कार्यक्रम था। अभी 25 नवंबर को हम लोग दिल्ली भी डेट दे दिए हैं। तो क्यों हुआ कि चुनाव बिहार में है। और दुर्भाग्यपूर्ण आपको मैं बताऊं कि इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीतिक दल हैं, वो 4.5 साल सोए रहते हैं, वही 6 महीने में सुनते हैं। तो हर आदमी चाहता है कि हमारा मुद्दा, हमारा समस्या हल हो। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने कल 14 सितंबर को पटना में एक पेंशन संघर्ष महारैली हम लोगों ने रखे हैं।
और जिस तरह का रिपोर्ट आ रहा है, जैसे अभी आपने खुद बताया कि मशाल जुलूस निकाला गया, उसमें नारे लगाए गए, तो कल मशाल जुलूस उसी रैली की जागरूकता के लिए निकाले गए और बिहार के एक एक जिले से लोगों का प्रतिभाग होगा और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारी टीम वहां लगातार, एनएमओपीएस बिहार की टीम वहां लगातार काम कर रही है। ग्राउंड लेवल पर कई साथी ऐसे हैं जो कई दिनों से वहां लगे हुए हैं और अपना अपना योगदान दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कल एक बेहतरीन और बड़ी रैली बिहार के अंदर पेंशन बहाली की होगी। आपकी बिहार में सीधे तौर पर एमएनओपीएस और उसके घटक जो संगठन है, कितनी संख्या है? देखिए, अगर आप संख्या की बात करेंगे तो एनपीएस में जो संख्या है बिहार के अंदर, और पहले कम थी, लेकिन इधर जब पिछली सरकार जब गठबंधन की रही तो वहां पर काफी अच्छी भर्तियां की गई, तो एक अच्छी संख्या शिक्षकों की भी आ गई। तो आज के डेट में अगर एनपीएस की बात करें तो टोटल मिला के लगभग 6 लाख के आसपास वहां एनपीएस कर्मचारी हैं। फिर उनके अपने अपने विभाग हैं, अपने अपने संगठन हैं, लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एनएमओपीएस का मुद्दा कॉमन है और सभी संगठनों ने भरपूर सहयोग किया है। अभी कल आपने देखा है कि और राज्यों में पुलिस एसोसिएशन हो न हो, लेकिन बिहार में है पुलिस मेंस एसोसिएशन, कल उन्होंने भी समर्थन किया। इसी तरह से लगातार तमाम कर्मचारी संगठनों का, आज भी तमाम कर्मचारी संगठनों को पत्र जारी हुए हैं, लगातार आ रहा है। मैं उन सब के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि एनएमओपीएस पे इतना विश्वास किया है उन लोगों ने। तो संगठनों के जो हमारे सहयोगी संगठन, उनका भी मैं शुक्रिया आपके माध्यम दूंगा, धन्यवाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि अपना समर्थन और अपने लोगों के साथ कल भागीदारी भारी संख्या में होनी चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूं, ये उम्मीद करता हूं। मैं जानकारी इसलिए कह रहा हूं, मुझे आपके यहाँ सदस्यता संख्या क्या हुई ये नहीं विषय। ओपीएस इश्यू को लेकर आप लोगों ने मोटे तौर पर कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि राजनीतिक दल और हुकूमत और एलआईओ भी इस कैलकुलेशन के गुणा भाग में लगे होंगे कि ओपीएस और ओपीएस समर्थक वर्ग, मतलब जो अब रिटायर भी हो गए लेकिन उनको मोदी पेंशन के जो 2 फॉर्मूले हैं एनपीएस या यूपीएस के जरिए बहुत कम मिल रहा है, तो वो भी आपके साथ पूरे तौर पर है, क्योंकि अचानक अगर ओपीएस लागू होता है तो उनके पेंशन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसी संख्या आपने मोटे तौर पर अनुमान की होगी या जोड़ा होगा। 6 लाख तो आप सीधे तौर पर बता रहे हैं, ये संख्या कितनी जाती है? 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख? मैं आपको बताऊं, यही ऐसा मूवमेंट प्रवित और महान आंदोलन है जिसमें जो एनपीएस में है वो तो साथ है ही है, जो लोग ओपीएस में हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे छोटे जो कर्मचारी साथी आ रहे हैं बाद में उनको मिले, उनका भी एक बड़ा समूह हमारे इस लड़ाई में साथ रहता है। मैं आपको बता दूं, वहां ऐसे लोग हैं जो ओपीएस में भी हैं, अपने संगठनों के शीर्ष पर हैं, लेकिन एनएमओपीएस की रैली के लिए लगातार जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। वो एक बड़ी संख्या है। अगर आप उन टोटल को सब कर देंगे, एनपीएस और यूपीएस या जो सेवानिवृत्त हैं, तो वो लगभग आप समझिए कि 13-14 लाख के आसपास, मतलब प्रेजेंट में जाएगी जो स्थिति है। लेकिन उनका सहयोग समर्थन सबका अलग अलग तरीके का रहता है। अब बहुत सारे लोग पेंशनर हैं जो स्वास्थ्य कारणों से रहता है, लेकिन दिल से उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह हम लोग के साथ में रहता है। रेलवे के बहुत बड़ा धड़ा बिहार के अंदर है और पुनः जुड़ रहे हैं निजीकरण हमारे भारत साथ को यात्रा शुरू किया था विजय कुमार बंधु चंपारण जी, से, तो मोटे तौर पर जी वहां जी से जी हमने बोलिए। जब शुरू किया तो उसमें रेलवे का बहुत बड़ी भागीदारी थी और कल हम उम्मीद करते हैं कि हमारी रैली में रेलवे के भी साथियों का बड़ी अच्छी भागीदारी रहेगी। अब अगर इसको इस संख्या को जोड़ दें तो इस संख्या जो आप 14-15 लाख ये जोड़ दें, अर्धसैनिक बल, पुलिस में जो लोग हैं, एलआईओस में जो लोग हैं, वो आपके साथ सीधे तौर पर नहीं आ सकते, कईयों की मजबूरियां हैं, मेडिकल के लोग हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज पे होते हैं। चलिए मानिए ऐसे 15 ही लाख माने अभी, और एक व्यक्ति इंटू 4 परिवार सहित माता पिता बच्चे भाई बहन 4-5 भी माने तो 15-75, और एक अगर और जोड़ देंगे तो 1 करोड़। अब ये जी 1 बिल्कुल। करोड़ जो वोट है ये डिसाइडिंग वोट है, इसका स्विंग, टोटल नंबर ऑफ वोट का अगर स्विंग होता है 5-10%, ये 5-10% किसी को भी तक पहुंचा सकता है। मतलब क्या माना जाए, आपकी जो कदम ताल होने वाली है बिहार के पटना में, उससे सिंहासन जिनका है वो डोलेगा, डोलेगा जरूर, लेकिन नए सिंहासन के लिए आप किसी को मदद करने जा रहे हैं, किसी को हटाने जा रहे हैं, या किसी को यथावत रखने जा रहे हैं, क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा आपका, आपको भेजा जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा एक सीधा मकसद है पुरानी पेंशन बहाली।
हाँ, ये बात सच है कि जो हमारे पेंशन के बहाली का विरोध करेगा, उसका हम विरोध करेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है। अगर इसको पॉलिटिकल एजेंडा समझा जाए तो समझ लिया जाए, और इस देश में दुर्भाग्य है, जब तक कोई मुद्दा पॉलिटिकल नहीं बनता है, उसका सलूशन नहीं होता है। इस देश की बहुत दुखद स्थिति है। हम, और ये बात पॉलिटिकल आप कह सकते हैं, आप पत्रकार हैं, जो और साथी कहना चाहते कर, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपसे मैं उल्टा, जिस जी गांव जी में जी। सड़क नहीं है, जिस गांव में सड़क नहीं है, उस गांव में कोई वोट मांगने जाएगा तो गांव वाले क्या कहेंगे? वोट दोगे तो सड़क दोगे तो वोट देंगे। जहां स्कूल नहीं है, उस गांव के लोग कहेंगे स्कूल दोगे तो वोट देंगे। जहां पर सड़कें नहीं है, जहां पर पानी नहीं पहुंचा, जहां खाद नहीं पहुंची, लोग कहेंगे ना, अपने हित की बात तो करेंगे ना। और नेता अगर पूरे समय अपना हित की बात करता, हम अपनी हित की बात कर लिए तो क्या बुराई है? तो अगर अगर कोई सड़क के लिए वोट कर रहा है, कोई पानी के लिए वोट कर रहा है, कोई खाद के लिए वोट कर रहा है, कोई रोजगार के लिए वोट कर रहा है, तो हम ओपीएस के लिए वोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो ओपीएस लागू कर दे, हम उनका समर्थन कर देंगे। लेकिन आप ओपीएस भी नहीं लागू करोगे, आप रोजगार भी नहीं दोगे, और आप कहोगे समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं होगा। रही बात, जो लोग हमारी बात रखेंगे अपने मैनिफेस्टो में, जो बात सार्वजनिक रूप से वो इजहार करेंगे अपने सभाओं में, अपने माध्यमों से, हमारे वादे को, हमारे पुरानी पेंशन को रखेंगे, निश्चित रूप से निश्चित रूप से शिक्षकों, कर्मचारियों, उनके परिवार के लोगों का वोट उसकी तरफ जाएगा। और इतना ही नहीं जाएगा, इतना भी जा सकता है कि सत्ता के बदलने का गेम चेंजर हो सकता है। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और ये दिशा हमने एक जगह नहीं, कई राज्यों में हमने करके दिखाया है, हमारे साथियों ने करके दिखाया है। और बिहार में भी उसी तरह जाएगा, अगर वर्तमान सरकार ने हमारी ओपीएस नहीं बहाल की तो। अब दो चीजें हैं आपकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, जैसे झारखंड में सोरेन सरकार कर रही है, ऐसे बिहार में करने के लिए आपके पास पहला पहला माध्यम, आज का माध्यम है नीतीश कुमार जी और उनका अलायंस जो बीजेपी के साथ है। क्या नीतीश कुमार जी अपने एजेंडे में अगर शामिल करते भी हैं कि हाँ हम भी ओपीएस देंगे, आप लोग एतबार करेंगे? सरकार एजेंडे में नहीं, एजेंडे में शामिल क्यों? आप सरकार में हैं, आपने तमाम सारे फैसले किए, एक फैसला ओपीएस के बहाल कर दीजिए, फिर आप बात करेंगे तो समझ में आएगा। एजेंडे में रखेंगे, आज आप हैं सरकार में, और जो सरकार में वो एजेंडे में रख के बेवकूफ बनाएगा क्या? आपको तो लागू करना है, आपके पास ताकत है, आपको जनता ने चुन के रखा है, आपने तमाम सारे अपने योजनाएं रोज आप लागू कर रहे हैं, रोज घोषणाएं कर रहे हैं, तो आप ओपीएस को भी आप लागू कर दीजिए। एजेंडे पर सरकार में जो है उसके एजेंडे की बात नहीं होगी, उन पर कोई विश्वास नहीं होगा। सरकार लागू करे तो फिर बात होगी। और जैसे भाषणों में कहा था कि 15 लाख आएंगे, ऐसे ही भाषण में हो जाए कि भाई नो ओपीएस। नो नो, वर्तमान सरकार से पुरानी पेंशन लागू करने की बात आएगी, घोषणा पत्र में आने की, मुंह से जुबानी से कुछ नहीं, वो लागू करें तब तो उस पर इतबार करेगा कर्मचारी। अदरवाइज आप कुछ भी करें, उसे कोई लेना देना नहीं। और मजे की बात बता दें आपको राजू भाई, कि ये एक मुद्दा ऐसा है जो भारतीय राजनीति की दिशा को बदला है। तमाम सारे राजनीतिक दल, तमाम सारे चेहरे आए, लेकिन इस देश की राजनीति में जाति, धर्म, भाषा की जो सीमाएं थी उसको तोड़ नहीं पाए। यही मुद्दा है जहां जाति, धर्म, भाषा की सीमाओं को तोड़ा है, और लोग अपने मुद्दे के लिए वोट किए हैं। और मैं तो कहता हूं शिक्षक कर्मचारी क्यों, देश की जनता को भी मुद्दों पर वोट देना चाहिए। जब मुद्दे वोट देंगे तो नेता और राजनीतिक दल सुधार की स्थिति में आएंगे, अनावश्यक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की बात करेंगे, और आम व्यक्ति का जो मुद्दा है वो बाहर हो जाता है। जैसे नौजवानों का मुद्दा सबसे बड़ा क्या है? रोजगार है। अब अगर रोजगार कोई सरकार दे तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में रोजगार, बेरोजगार रहेंगे। अब आप रोजगार ना के लफाजी आप रोज करते रहिए, बातें रोज करते रहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं। रोज बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, पेंशन विहीनों को पेंशन चाहिए, ये सवाल है। और इसी मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। जब जब कभी शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा की बात आती है तो लोग कहते हैं ये कौन सी बात है? हम तो कहते पूरी राजनीति इसी पे होनी चाहिए और इसी पे आगे बढ़ना चाहिए। अनावश्यक की बातें करने से क्या फायदा है? मतलब ये कि नीतीश कुमार, पासवान जी, मांझी साहब, बीजेपी, इनके लिए मार्ग खुला है, ऑफर आपका खुला है, लेकिन ऑफर की म्याद है आचार संहिता लगने से पूर्व फैसला करके ओपीएस लागू कर देना है राज्य कार्मिकों के लिए। और आचार जी संहिता बिल्कुल। की घोषणा होने, मतलब चुनाव की घोषणा होने के बाद किसी उनके किसी एजेंडे में शामिल होना, मोदी जी आए भाषण दें 15 लाख आएंगे, ओपीएस मिलेगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
उससे कुछ नहीं होगा। सरकार है तो सरकार को लागू करना, विपक्ष के लोग एजेंडे में रख सकते हैं, घोषणा पत्र रख सकते हैं, उन पर बात की जा सकती है, लेकिन जो सरकार में है उसको एजेंडे में रखने की आदत, उसको तो लागू करना है, उस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब इंडिया गठबंधन ने आपको झारखंड में दिया, वहां सम्मिलित सरकार है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसमें तमाम जेडीयू भी, इनका भी दल शामिल है, लालू यादव जी का, उसमें वाम दल भी हैं, और हिमाचल में आपको ओपीएस मिल रही है। हालांकि उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि केंद्र से पुराना पैसा जो कार्मिकों का वो ना मिलने के कारण संकट की स्थिति है। तो इंडिया गठबंधन यदि कहता है तो आप भरोसा करेंगे उस पर कि हम ओपीएस देंगे बिहार में आने के बाद? बिल्कुल, जो विपक्ष में है उसका तो काम ही यही है ना कि हमारी सरकार बने तो हम देंगे, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा। वर्तमान सरकार वो देगी तो विश्वास होगा, और वो कहेंगे तो विश्वास होगा, तो फर्क है ये। रही बात हिमाचल की, आपने एक बात कह दिया कि हिमाचल में ओपीएस लागू हो गया तो वहां की स्थिति ऐसी हो गई। मैं आपसे बताऊं, जहां ओपीएस नहीं लागू है, कौन सा राज्य है जहां पर घाटे का बजट नहीं पेश हो रहा है, जहां पर आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, ओपीएस का पैसा बच रहा है, उसको तो और अच्छा होना चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, कहाँ नहीं है। सब लोग तो उसी हाल में है। तो हिमाचल को इस बात के लिए बदनाम क्यों किया जाता है कि वहां ओपीएस लागू इसलिए दिक्कत आ गई? ओपीएस लागू उसमें दिक्कत नहीं आई, बल्कि एनपीएस का जो पैसा राज्य कर्मचारी और राज्य सरकार का पैसा केंद्र सरकार पीएडीएफ पीएफआरडीए दबाए रखी, उसकी वजह समस्या है। वो सरकार जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपने पैसा क्यों नहीं रिलीज किया? आपको वापस करना चाहिए। तो पैसा जो रिलीज नहीं हुआ उसकी समस्या है, ओपीएस देने से कोई समस्या नहीं। न हिमाचल को इस तरह से बदनाम न किया जाए, मैं इस पर असहमति व्यक्त करता हूँ। और ये वर्तमान सरकार द्वारा इस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि ऐसा हो गया इसलिए हिमाचल में। मैं कह रहा हूं कौन सा राज्य हमको उठा के दिखा दे जहां ओपीएस नहीं लागू है, वो सरप्लस उसका बजट है। और अगर सरप्लस है तो बेरोजगारी क्यों है? सरप्लस है तो फिर ओपीएस क्यों नहीं है? ये भी तो सवाल होगा। तो ओपीएस से कहीं पर आर्थिक कोई नुकसान नहीं आएगा, बल्कि एनपीएस से जो पैसा जा रहा है सरकार को, सरकारी कर्मचारियों का, उससे नुकसान हो रहा है इस देश का और इस देश के नागरिकों का। आपकी असहमति उचित है, लेकिन जब मैंने कहा था तो पूरी लाइन यही कही थी कि केंद्र से कार्मिकों का पैसा नहीं न मिलने के कारण अब जो पैसा, जो ओपीएस देने की स्थिति है उसमें दिक्कत है। लेकिन आप ये बताएंगे ना कि वो भी समझाएंगे, क्योंकि जनता को मालूम चले कि वो कौन सा पैसा है जो केंद्र ने देना है एनपीएस के नाम पर जो काटा गया था या यूपीएस के नाम पे। देखिए, वो पैसा राज्य कर्मचारी का 10% और सरकार का 14% जो पैसा काट करके कंपनियों को दिया गया है, कंपनियों ने उसका मिसयूज किया है, कंपनियों ने उसका यूज किया है, कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया है, वो कंपनियों की समस्याएं हैं। और उसका वापस करना पीएफआरडीए बिल को, उसको वापस करना भारत सरकार को, वो राज्य सरकार का अधिकार है और उसको वापस करना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि वर्तमान केंद्र सरकार ने कहा कि आप ओपीएस वापस ले लीजिए तो आपको रिलीज कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा दे देंगे। मतलब इस तरह की सरकार इस तरह की चीजें कर रही हैं जो मतलब किसी के से उम्मीद नहीं की सरकार से, कि सरकार मतलब दबाव डाल करके ओपीएस वापस करो तो हम आपको पैसा वापस करते हैं। मतलब इस हद तक केंद्र सरकार आ गई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को अगर ओपीएस लागू हो गया तो निश्चित रूप से चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं लेकिन पुनः जुड़ रहे हैं। तो विजय बंधु जी जो बतला रहे हैं कि सरकार, केंद्र की सरकार राज्यों को भी यह प्रस्ताव दे रही है कि आप जो ओपीएस दे रहे हैं, मसलन राज्य हिमाचल, राज्य झारखंड जो ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहा है अपने बलबूते पर, अपने खजाने से, उसको भी ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं कि यदि आप इसको वापस ले लेते हैं तो हम आपको कुछ अतिरिक्त पैसा भी दे देंगे। यही जो मैं कह रहा हूं, यही समझू मैं? बिल्कुल 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 यही है, प्रलोभन है, लालच है, जो भी आप कह सकते हैं, जो शब्द है। और ये सरकार कर रही है, ये प्रलोभन का काम सरकार कर रही है, ये आश्चर्यजनक है। आप जरा बतलाएंगे, क्योंकि जो आपने कहा सर, ये साधारण मान्यता है और ये पत्रकारों के, मीडिया के बंद गलियारों में तो ये होता रहता है। ऑन कैमरा सामने ये बात भले ना आती हो कि सरकार की जो अर्थ की नीति होती है या अर्थ को लेकर जो पॉलिसी होती है कि भाई उन राज्यों को लालच दिया जा रहा है कि तुम भी सेटबैक कर लो, तुम्हें हम कुछ और दे देंगे, पर हमारे नेशनल एजेंडे को तुम 2 राज्य यदि देते हो या 3 राज्य देते हैं तो ये बात सार्वजनिक होती है कि जब हिमाचल दे सकता है, जब झारखंड दे सकता है तो बाकी क्यों नहीं? तो उसको तय करने वाले कोई और लोग होते हैं।
आर्थिक जगत की बड़ी बड़ी नाम होते हैं, वो तय करते हैं कि भाई अब ये होना है। तो जरा उस सच को भी खोलिए कि इस सरकार की आर्थिक नीति आपके एनपीएस ओपीएस का सच है क्या? आखिर किसको लाभ हो देखिए, रहा है एनपीएस से? वो कौन गेम प्लेयर्स हैं भारत के या भारत के बाहर से विदेशी गेम प्लेयर्स हैं जो हर कीमत पे चाहते हैं ये एनपीएस यानी मोदी पेंशन स्कीम अनिवार्य रूप से लागू हो जाए, यही चले? किसके खजाने में लाभ हो रहा है? देखिए, जो आर्थिक नीतियों के विशेषज्ञ हैं, वो बहुत अच्छा प्लान बताते हैं, बहुत सा आइडिया बता सकते हैं, एसी रूम में बैठकर वो अच्छे से बता सकते हैं। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, उसका क्या असर जा रहा है, एसी रूम वाले नहीं बता सकते। हम लोग लोगों के बीच जाते हैं, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, कार्यालय कार्यालय, लोगों का दर्द तकलीफ, एनपीएस से कितना नुकसान हो रहा है, यूपीएस से कितना नुकसान होगा, इन पर हम लोग गांव गांव, डगर डगर, मगर मगर जाकर के बात करते हैं। एसी में बैठकर अर्थतंत्र को, आर्थिक एक आंकड़ा बना देना, उसको दे देना, इससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। और मैं एक और सवाल आपको उठाना चाहता हूँ। अभी हमारे उपराष्ट्रपति जी ने, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र होने के बाद पता नहीं चल रहा था कहाँ चले गए। तो जब वो त्यागपत्र देने के बाद दुनिया उनको ढूंढ रही थी, तो धनखड़ साहब पेंशन ढूंढ रहे थे। मेरा इशारा समझिए कितना महत्वपूर्ण चीज है। धनखड़ साहब एक पेंशन विधायकी का, एक पेंशन सांसदी का, एक पेंशन उपराष्ट्रपति का, 2 लाख उपराष्ट्रपति का, 35,000 रुपए सांसदी का, 42,000 रुपए विधायकी का, लगभग 2.25 लाख रुपए पेंशन। तब जब शिक्षा, चिकित्सा, आवास, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, आना जाना सब फ्री है, तब उनको 2.25 लाख पेंशन इसी देश के टैक्स पेयर का पैसा दिया जा रहा है। तब किसी अर्थशास्त्री ने कोई लेख नहीं लिखा कि देश प्रभार है। तब किसी ने नहीं मीडिया में चलाया कि धनखड़ साहब को इतनी पेंशन क्यों मिल रही है, उनके पास तो सारी सुविधाएं हैं। तब अर्थ जगत के विशेषज्ञ कहाँ चले गए थे? जब एक देश के अर्धसैनिक बल, जो गरीब गुरबा किसान घर का बेटा होता है, देश के लिए, अपने आन मान शान के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है, तब अर्थशास्त्र का ज्ञान आप देते हैं। एक पक्ष हो गया। जो लोग इसको बताते हैं उसकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो इशारा आपने किया, इसका लाभ किसको हो रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लाभ हो रहा है उद्योगपतियों को। एक आंकड़ा मैं आपके सामने आज दे रहा हूँ और आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ये देश तक जाए। 1 करोड़ के लाख पास इस एनपीएस में लोग हैं। किसी का 3,000 कट रहा है, 10% के हिसाब से चपरासी है, किसी का 10,000 कट रहा है, किसी का 20,000, किसी का 25,000। एवरेज में आप अगर देखें, एक व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी की एवरेज में अगर 10,000 कटता है, 10,000 रुपए पर मंथ, और देश भर में 1 करोड़ लगभग कर्मचारी है। 1 करोड़ गुणे 10,000, एक महीने का डिजिट कोई अर्थशास्त्री निकाल ले और उसके बाद 12 महीने का निकाल ले, तो ये पता चल जाएगा एनपीएस यूपीएस से सरकार सरकारी कर्मचारियों को अपना पैसा उद्योगपतियों को क्यों दे रही है। इतना बड़ा पैसा सरकारी कर्मचारियों का, सरकार का क्यों वहां फेंका जा रहा है? ये 1 साल के आंकड़े की स्थिति मैं बता दूं, डिजिट आप लगा लेंगे तो मोबाइल फेल हो जाता है कि वो आंकड़े नहीं दे पाता है। इतना बड़ा पैसा आप पूंजीपतियों को क्यों दे रहे हैं? और अभी एक सवाल यूपीएस में आया था कि हम 4.5% और बढ़ा दे रहे हैं। हम कहते आप 14 दे रहे थे, 8.5 पर 18.5 कर दिए। अब 18.5 कर दो, आप 20 कर दो, 40 कर दो, जो हमें वापस मिलना ही नहीं है, तो आपके 20-25 करने से कोई फायदा नहीं। कुल मिलाकर के सरकार एनपीएस के तहत अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ ले रही होगी और उद्योगपति हमारे पैसे को लेकर के यूज कर रहे होंगे। यही स्थिति है। ये अर्थतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला है एनपीएस। सबसे बड़ा स्कीम साबित होगा एनपीएस यूपीएस इस देश का, और ये देश का घोटाला नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आपने बहुत बड़ा दावा किया है एनपीएस के नाम पर। अब मैं ऐड कर देता हूं, प्रत्यक्ष तौर पर एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन 3 सरकारी कंपनी जो पूरी तरह से पूर्व में सरकारी और सरकारी कंपनी थी, और अब पब्लिक शेयर्स इनमें से कईयों के इश्यू कर दिए गए हैं, जिनमें प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं कुछ पैसा लगाने के बाद। इन कंपनियों को आगे रख के आपके हिस्से का पैसा आपकी तनख्वाह से काटकर आपके नाम पर भारत सरकार के खजाने से लोगों के टैक्स का पैसा काटकर, जो अभी 14% और 10% है, वो 24% जो पैसा दिया जा रहा है,
वो भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा घोटाला है, और आप ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया का भी सबसे बड़े घोटालों में से एक हो सकता है। बिल्कुल 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 हो सकता है। और मैं ये कह रहा हूं, और ये आ रहा है जिलों जिलों से। एनपीएस का पैसा कहाँ चला गया किसी को पता ही नहीं। हमारा पैसा कट रहा है और जमा कहाँ हो रहा है पता ही नहीं। किसी ने कहा भाई मेरा पैसा कहाँ गया, कई कई महीने पैसे एनपीएस के खाते से नहीं आता है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन लोग उसको। अब आप कल्पना करें, अगर इतना एक महीने का पैसा कोई दांव से खेल ले जाए, उसका ब्याज कितना निकलेगा, जितना बड़ा पैसा है। एक महीने अगर अपने खाते में किसी तरह कन्वर्ट कर ले तो कितना बड़ा ब्याज उसका मिलेगा, कितना बड़ा घोटाला है। और हर तरह से। मतलब आप जो भारत की नवरत्न कंपनियां हैं सरकार की, एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन पर एतबार नहीं करते हैं? देखिए, मैं पूरा इतराज करता हूँ, जितनी सरकारी संस्थाएं मैं उनका इतराज करता हूँ और इतबार करता हूँ, और मैं वही चाहता भी हूँ। जैसे मैं सरकारी संस्थानों को मैं विश्वास करता हूँ, वैसे सरकारी पेंशन भी मैं इतबार करता हूँ, उसी पे विश्वास करता हूँ। प्राइवेट पेंशन पर नहीं करता हूँ, ये प्राइवेट पेंशन है। ओपीएस हमारी सरकारी व्यवस्था की पेंशन थी, उस पर मैं इतबार करता हूँ। और रही बात इस दौर में, एलआईसी जीवन के साथ और जीवन के बाद वो देती थी लोगों को विश्वास कि आप एलआईसी जुड़िए, आप अपना पैसा लगाइए, जो योजनाएं उनकी चलती थी, तो ये आपका पैसा जीवन के साथ जीवन। जिस एलआईसी का खुद अपना कोई भविष्य नहीं रह आया इस सरकार में, जिस एलआईसी का खुद सारा कुछ कंडम कर दिया इस सरकार ने, वो दूसरों को क्या विश्वास दिलाएगी। अब तो यहां सवाल खड़ा हो गया है। जिनके दम पर हम दम रखते थे वही बेदम हो गए। हिस्सेदारी भी बिकी है एलआईसी की। बता तो रहा हूं, लगातार लगातार। अब आपके इस आंदोलन के बीच एक और चीज आ गई है जिसका नाम है टीईटी, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा एमएनओपीएस का, जो 1 करोड़ 1.5 करोड़ आप लोग हैं भारत में, उसका एक सबसे बड़ा समूह यदि है तो शिक्षकों का है। उसके बीच आ गया टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि आपके आंदोलन और खासतौर पर बिहार चुनाव, और बिहार चुनाव के बाद आप जानते हैं फिर उत्तराखंड, यूपी समेत अन्य राज्यों के चुनाव भी है, लेकिन लिटमस टेस्ट है बिहार में। उससे पूर्व ये जो टीईटी है, कहा यह भी जा रहा है कि इससे आपके आंदोलन की दिशा भटक भी सकती है, बट भी सकती है समूहों में, क्योंकि जिनको तैयारी करनी होगी अब टीईटी की, या नहीं करनी होगी, या उनको उम्मीद ही नहीं होगी वो पास कर सकते हैं, तो वो अपने लिए कोई और जुगाड़ में लग जाएंगे। ये टीईटी को किस रूप में लेते हैं, क्योंकि आपके ही साथियों के बीच, एक बहुत बड़े समूह के बीच अब टीईटी का झोल आ गया है। देखिए राजू भाई, मैं बता दूं आपको, जब से मैं इस आंदोलन को चला रहा हूं पूरे देशव्यापी में, सरकार किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को डिस्टर्ब करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए, बांटने के लिए हर उपाय किया। और समय समय पे चीजें आती गई। कभी ऑनलाइन अटेंडेंस आई, तो कभी मर्जर आया, तो कभी टीटी आया, ये तमाम ऐसी चीजें लाई गई। कभी नए पुराने का भेद चलाया गया, कहीं ओपीएस और नो ओपीएस। मतलब आज का पहला केस नहीं है, ये लगातार सरकार इस आंदोलन को तोड़ना चाहे। और हम अपने लोगों को ये बात कहते हैं कि आपके सामने जो भी सरकार समस्या है, उस सरकारों की समस्याओं से लड़ना है, लेकिन हमारा जो मोटो है पेंशन बहाली का, पुरानी पेंशन का, उसको अपने ध्यान में रखना है। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं जिम्मेदारी से, हम पेंशन भी बहाल कराएंगे और नौकरी भी बचाएंगे। ये फार्मूला हम अपने शिक्षकों के बीच में बहुत तेजी से पैदा रहे। और हमारे शिक्षकों को अटेवा एनएमओपीएस विजय बंधु पे विश्वास है कि विजय बंधु ने कहा है तो ये बात सही होगी। ये बात आपके मैं सहमत हूं कि सरकार लगातार कुछ न कुछ ऐसा कर रही है कि बंटवारा हो, दिग्भ्रमित हो। पेंशन आंदोलन जैसा विशाल एक आंदोलन जो भारत ने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रैली कर दिया, उसको डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन हमारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो सचेत हैं अपनी नौकरियों के प्रति भी और अपने बुढ़ापे की प्रति भी, और हम इसको करेंगे। रही बात बिहार का, बिहार का जिक्र किया, टीटी निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है, और हम आप देख रहे होंगे लगातार मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूँ। शिक्षकों के जो भी हित में है, मैं अभी आपके लाइव से एक बड़ा सही संदेश होगा। लगभग उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षक संगठन है और शिक्षकों के नेता हैं, मैंने कहा टीटी के मुद्दे पर, क्योंकि अस्तित्व का सवाल है, सब लोग एक साथ खड़े हुए। मैं लगातार पिछले 2-3 दिन से लगातार बात कर रहा हूँ, और ज्यादातर उस पर सहमत हैं कि एक साथ खड़े होकर के अगर आप लड़ेंगे तो सरकार फूट जाएगी और शिक्षकों का भविष्य बचेगा। ये मेरा प्रयास चल रहा है, और हो सकता है ये प्रयास आगे बेहतर दिशा में आगे बढ़े, एक सामूहिकता की दिशा में आगे बढ़े। रही बात बिहार की, तो बिहार के साथियों के लिए या बिहार की इस रैली का असर को मैं बता दूं आपको। निश्चित रूप से
बिहार नहीं पूरे देश में इसका मैसेज जाएगा। कल की रैली बहुत कुछ तय करेगी, इसीलिए मैं तमाम बिहार के साथियों से कहना चाहता हूँ, आसपास के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप जरूर पहुंचे, क्योंकि बिहार का चुनाव परिणाम अगर बदलता है और ओपीएस वहां लागू हो जाती है, तो आपने अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात किया, मैं आपको बहुत विश्वास के साथ आगामी बात कह देता हूँ, अगर बिहार में सरकार पलट गई, ओपीएस हमने लागू करा लिया, तो इन चुनाव के पहले यहाँ की वर्तमान सरकारें बिना ओपीएस दिए हिम्मत नहीं होगी चुनाव में जाने की। इतना बड़ा असर बिहार का पड़ने वाला है। बिहार सिर्फ बिहार का ही नहीं परिणाम तय करेगा, बिहार पूरे देश को दिशा देने का काम करेगा। तो पूरे देश को दिशा बिहार ने पहले भी दी है, पाटलिपुत्र और मगध ने, उसी धरती पर आप जा रहे हैं। सम्राट भी वहीं से हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत को स्थापित किया था। उस धरती पर आप जा रहे हैं और बिहार माना जाता है, जो बिहार कर देता है वो फॉलो होता है देश भर में। तो आपके बिहार आगमन से पूर्व आपके पथ पर कांटे तो काफी सारे आ रहे होंगे, हुकूमतों ने बिछाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बता दें आपको। पहली बात तो जब हम लोग इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे, तो कई कई जगहों पे हम लोगों ने जगह मांगी। पहली बात तो आनाकानी करते रहे, समय हमारा बढ़ता जा रहा था, प्रेशर लोगों पे था कि भाई जब तक जगह नहीं मिल पाएगी तो कैसे हो पाएगा। तो कई जगहों पे इधर उधर करने के बाद बड़ी मुश्किल से कोई जगह अलॉट हो पाई, और उसमें बहुत देरी देरी कर दी गई अलॉट करने में, जैसे लोगों तक बहुत ज्यादा फैलाव इस आंदोलन का, इस रैली का ना होने पाए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का दौर है, मैं तो सोशल मीडिया को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से, हम आप बात भी कर रहे हैं इसी के माध्यम से, कि इस सोशल मीडिया ने लोगों तक पहुंचा दिया। और लोग कल बसों से, गाड़ियों से, ट्रेनों से कल भर भर करके पटना पहुंचेंगे। पटना इसलिए नहीं आ रहे हैं कि आपकी कुर्सी छीनने आ रहे हैं, पटना इसलिए आ रहे हैं कि अपने बुढ़ापे की लाठी की मांग है। आपसे सरकारी कर्मचारी क्या मांग रहा है? विपक्ष कुर्सी मांग रहा होगा ना। सरकारी शिक्षक कर्मचारी तो आपसे पेंशन मांग रहा है ना, आपकी कुर्सी तो नहीं मांग रहा है ना, तो आप दे दीजिए। और इसके पहले भी हमने जब बिहार में रैलियां की, तब भी बहुत दिक्कतें हुई, बहुत परेशानियां हुई। मुझे लगता है कि जो दौर लोकतंत्र का है भारत के अंदर, तमाम राज्यों का है, ये शायद कहने को लोकतंत्र हो गया, लेकिन मैं क्योंकि उसका बहुत पीड़ा सहा हूं, बहुत तकलीफ सहा हूं इस 12 सालों में, इस आंदोलन में। हम खुद उसके टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आपको सभा करने का मौलिक अधिकार है, हम खुद पढ़ाते हैं। और उसके बाद हम जब व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, तो हम ही से कहा जाता है कि आप रैली नहीं कर सकते, हम ही से कहा जाता है कि इतनी शर्तें आप पर रहेंगी, हम ही से कहा जाता है कि नहीं नहीं हम आपको जगह नहीं दे सकते हैं, हम ही से कहा जाता है कि ये कानून व्यवस्था। नेताओं की रैली लाखों करोड़ों की हो जाए, उसमें कानून व्यवस्था नहीं दिक्कत होती, लेकिन हमारे में अगर हो जाए तो कानून व्यवस्था की दिक्कत है। तो समस्याएं हैं, उसी समस्याओं के बीच हमारे साथी बहुत शिद्दत से, बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही स्पष्ट नजरिए से लगे हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, लोग कुछ भी कहें, लेकिन एनएमओपीएस का पूरा लक्ष्य है 110% पुरानी पेंशन की बहाली। अब जरा कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज पे बात करते हैं, जो अभी आपने अभी वाले विषय पे कहा। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही। आपने कहा सोशल मीडिया के इस दौर में, आप और मैं सोशल मीडिया या मीडिया माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं अभी भी, आपके आंदोलन को धार देने में, आपके आंदोलन की अग्रतर प्रगति में और आपकी सूचनाओं का सही प्रसार में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आपने आरंभ तो यहीं से किया था, लेकिन आप जानते हैं, या मैं आपसे इससे कनेक्टेड प्रश्न तब पूछूंगा, इससे पहले आपने टीचर्स डे को मनाया। टीचर्स डे में भारत की, और भारत की यदि नहीं गोदी मीडिया के दौर में, तो दुनिया की लीडिंग खबर क्या होनी चाहिए थी बंधु साहब? दुनिया की लीडिंग खबर ये होनी चाहिए कि भारत के अंदर शिक्षक दिवस में शिक्षक भूखा रहा, जो आपने हेडिंग चलाई थी, शिक्षक उपवास में रहा, ये पूरे भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री जी को चिंतित होना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हेडिंग होना चाहिए कि शिक्षक दिवस में भारत का शिक्षक उपवास पर। क्यों? क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्यों ऐसे दिन उसने चुना, क्यों ऐसे मजबूर होना पड़ा उसको? हेडिंग होनी चाहिए। लेकिन हेडिंग तो आप जान ही रहे हैं आजकल हेडिंग क्या चलती है। अब देखिए, जो आप भी कह रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खबर टीचर्स डे पे क्या थी, मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। दुनिया में अगर मैं रूटर्स में होता, या रूटर्स के जो संपादक होंगे, या अंतरराष्ट्रीय तौर पर जो खबरों को, जिनकी खबर खरीद के अखबार छपते हैं, इस देश की उस देश की फोटो आती हैं या चैनल चलते हैं, हर जगह रिपोर्टर नहीं होते हैं, उसकी खबर क्या होनी चाहिए थी टीचर्स डे पे? इंडियन टीचर्स हंग्री
ऑन टीचर्स डे लाखों करोड़ों शिक्षक भूखे रहे शिक्षक दिवस पर। यह सबसे बड़ा धब्बा था, लेकिन यह खबर दब गई। यही खबर नहीं दबी। बंधु साहब, आपके आंदोलन में अगर बंधु साहब को इस समय देखा जाए, आंका जाए, तो हाईएस्ट टीआरपी रेटेड लीडर, मास लीडर ऑफ इंडिया, जिसके पास सबसे अधिक भीड़ है, जिसके पास सोशल मीडिया को टूल्स का इस्तेमाल करने वाले सबसे अधिक वर्ग है, जो कि पढ़ा लिखा कार्मिक वर्ग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को रख रहा है, जिनके पास इतने ग्रुप्स हैं कि ये खुद नहीं गिन पाए होंगे, और किसी एक ग्रुप की संख्या 1 लाख न्यूनतम शुरू होती है और 1-1 करोड़ तक है, 100 लाख तक है, 14K, 24K, 64K। K मीन्स उतना हजार, इट मीन्स करोड़ तक है, मिलियंस तक है, ऐसे ग्रुप्स हैं। उस दौर में पिछले 15-20 दिनों में, पिछले 2-3 महीने में आप महसूस कर रहे होंगे, इवन टीचर्स डे पे, और मैं अब भी कह रहा हूं इस समय भी, इस वर्तमान समय पे भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो तो इंजेक्ट हुआ था आप पे, इंजेक्शन उसी दिन टीचर्स डे के दिन, आज 24 घंटे पहले हो गया है, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं अब भी रेटिंग देख रहा हूं। इस सोशल मीडिया के दौर में इस समय सबसे अधिक आप ओपीएस शब्द को डिग्रेड किया जा रहा है। या आपकी इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी अचानक हाईएस्ट टीआरपी रेटेड मैन की सोशल मीडिया पर रेटिंग नहीं आ रही है। गंभीर बात कह रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और मैं यही बात अभी आपके बीच में कहा कि हम लोकतंत्र पढ़ाते हैं, हम संविधान पढ़ाते हैं, और जब इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि लोकतंत्र में सहमत असहमत का बिल्कुल जगह होनी चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का एक बड़ा अध्याय है, विरोध का अध्याय है लोकतंत्र में। उसके बाद भी आप देखिए, सरकार हमारी बात माने न माने, वो उसका पक्ष हो सकता है, मैं इसको मानता हूं, लेकिन हमारी बात आप कहने न दें, हमारी बात आप चलने न दें, हमारी बात आप सुनने न दें, ये तो बिल्कुल गलत है। इस समय यही हो रहा है। हमारे बहुत सारी चीजों को, रीच को बहुत सारा कम दिखाया जाता है, या क्या सिस्टम होता है, बहुत टेक्निकली रूप से बहुत ज्यादा मैं जानता नहीं, हमारी टीम के लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी बात तो कह लें, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, आपका कोई तर्क है, वो समझ में आता है, लेकिन आप हमें सभा न करने दें, हमारे सोशल मीडिया को न चलने दें, हमारे तमाम सारे लोगों के ट्विटर हैंडल को रोक देना, ट्विटर हैंडल को सस्पेंड कर देना। जब हम कोई दिन ट्विटर पे अभियान चलाते हैं, वो दिन बहुत सारे साथियों को ट्विटर हैंडल कैंसिल। क्यों भाई, कहने दो अपनी बात ना। हम अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? जो आपने गोदी मीडिया की बात की, उसके पास तो वक्त ही नहीं जनवादी सवालों के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए कोई सवाल ही नहीं है, रोजगार के लिए कोई सवाल ही नहीं है। तो कम से कम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसको तो बचाए रखिए। और अभी आपने नेपाल में क्या देखा, सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल उसमें रहा कि बात पहुंचाने से रोक देना। असर हुआ उसका, कितना बड़े पैमाने पर असर हुआ, पूरी व्यवस्था बदल गई। तो आप इतना भी अत ना हो कि आदमी की आह निकले। ये मेरा आपके माध्यम या के जो प्लेटफॉर्म के लोग हैं, वो सरकार के लोग हैं, वो उन सब से मेरा निवेदन है, बात को जाने दिया जाना चाहिए लोकतंत्र में। अब आपके पास एक उपाय यह है कि क्योंकि संख्या आपके पास सबसे अधिक है, मैनुअली आप जब तक शेयर नहीं करेंगे, अपने आपके साथी मैन टू मैन शेयर नहीं करेंगे, ग्रुप टू ग्रुप शेयर नहीं करेंगे, पर्सनल शेयर नहीं करेंगे, आपकी बात दबाई जाएगी, अब भी और कल भी, खासतौर पर इन दिवसों पे। उसका तोड़ एक ही है। लेकिन नेपाल का आपने जिक्र किया, नेपाल में और भारत में फर्क है कि नेपाल के मार्केट में ये जो सोशल मीडिया टूल्स थी, ये आजाद थी, इन पे सरकार का अंकुश नहीं था, लोग इस्तेमाल करते थे, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, सरकार के दबाव में न तो उनका दफ्तर था न पंजीकरण था, इसलिए जो लोग बात कहते थे वो अपने आप से चली जा रही थी। लेकिन भारत में बड़ा बाजार है, यहां इनके दफ्तर भी हैं, पंजीकरण भी हैं, और भारत में हुकूमत किस चीज को कब दबाना है, किस चीज को कब उड़ाना है, किन शब्दों को, MNOPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, विजय बंधु, और आपके कुछ और प्रचारित नाम जो होंगे, कुछ सिलेक्टेड नाम, ये उठे ही ना। यदि किसी हेडलाइन में, कर्सर में, हैशटैग में ये नाम आ जाए, MNOPS रैली, पटना महारैली, OPS रैली, इन शब्दों को दबाने का, और यही टीचर्स डे पे हुआ था। इसलिए हुआ था क्योंकि जिसके पास सबसे अधिक संख्या हो, जिसके पास सबसे अधिक मोबाइल यूजर्स हो, जहां हर आदमी पोस्ट कर रहा हो, हर आदमी शेयर कर रहा हो, हर आदमी को देखना है कि आज विजय बंधु जी क्या कह रहे हैं,
उधर विजय बंधु जी जिनकी हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग थी सोशल मीडिया की, अचानक जैम हो जाती है। और भारत में यही दिक्कत है कि ये इन सोशल मीडिया टूल्स को, यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर, एक्स को, इनको कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम को मानना पड़ता है, क्योंकि सरकार के अंकुश के आधार पर और सरकार के नियमों के आधार पर ये बंध गए हैं और नेपाल में आजाद थे। बंधु साहब देखिए, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं अभी डाल दूं कि इनका बर्थडे है, इनको जन्मदिन की बधाई, खटखट 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 गुरु चला जाएगा, कोई रुकावट नहीं, कोई बात नहीं। जैसे हमने हक की बात की, जैसे हमने ओपीएस की बात, जैसे निजीकरण की विरोध की बात की, या जनवादी सवालों को लेकर के हमने कुछ लिखा, ब्रेक हो जाती है। अब कौन ब्रेक करता है, कहाँ से करता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जब बर्थडे की चीज सेकंडों में, मिनटों में वायरल हो जाती है, कमेंट के कमेंट आने लगते हैं, तो निजीकरण पर, रोजगार पर, पुरानी पेंशन पर, इस पर क्यों बंदिश? और ये बात बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे कि ये समस्याएं हैं। मेरा बस इतने निवेदन है कि लोग, भारत एक बहुत, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पूरी दुनिया का एक नजीर है, अपने आप में अद्भुत देश है। उस देश में हमारी रीच को कम कर देना, हमारी बात को पहुंचने देना, ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और ये हम धीरे धीरे हम 75वें वर्ष की तरफ पहुंच रहे हैं। जब हम अपने पूरा करेंगे, एक शताब्दी के आसपास हम पहुंच रहे हैं, तो आप समझें उस दौर में तो चीजें और मेच्योरिटी की तरफ होनी चाहिए कि। और आपने मास की बात किया, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं, और ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को विजय बंधु के प्रति प्यार है कि आज पूरे देश के अंदर अगर किसी अपीलिंग पर, किसी मुद्दे पर, किसी व्यक्ति के अपील पर इतनी सारी संख्या आती है, तो निश्चित रूप से विश्वास बड़ा कारण होगा, हमारे संगठन का एक संघर्ष होगा, उन पर यकीन होगा, तो आज इतने बड़ा मास आता है। यहाँ भी जानते हैं, तमाम विधायक होते हैं, बड़े बड़े सांसद होते हैं, अपने अपने क्षेत्रों में 5000 अगर बुलाना हो तो उनकी छींकें आ जाती हैं, और तमाम क्या क्या गतिविधियां करते हैं। यहाँ विजय बंधु किसी को एक पैसा नहीं खर्च करता। वो रैलियों में जो खर्चा हो, धरना, मंच माइक में अलग बात है, हर आदमी अपना पैसा लगा के आता है, हर आदमी अपने पैसे से खाता है। उस दौर में जब आप बिना खरीदे पब्लिक नहीं ला सकते, उस दौर में लोग अपने से अपने मुद्दों के लिए आ रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं, बिल्कुल बड़ी बात है। और मुझे फक्र है अपनी टीम पर, अपने साथियों पर। अब आप कल संदेश देंगे, आपको भी संभवतः जैसे विपक्ष मैन टू मैन आप कर रहा है ना शेयरिंग, आपके लोगों को भी मैन टू मैन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो स्थिति थी उससे विरत हो गई है। आप चेक पॉइंट पे आ गए हैं, इट मींस आप सफलता की ओर हैं। आपकी ताकत का हुकूमत को अंदाजा हो गया है। वो ताकत बाजार में नहीं जाए, आपके किसी एक संदेश को, हमसे हुई बातचीत को यदि 1 लाख लोग देख रहे हैं और जो संख्या सामने आ रही है वो 200 है, 500 है, 1000 ही आ रही है। अब आपको फोन 1000 लोगों के आएंगे कि हमने आपको देखा, कहीं आपको लोग पर्सनल मैसेज भेजेंगे, कहीं आपके साथियों को बताएंगे आपने गलत कहा, सही कहा, लेकिन जो संख्या नीचे आएगी तो उससे डिमोरलाइज होगा आपका आंदोलन। तो मैन टू मैन ही आपके पास भी अब मार्ग बचता है, शायद वो आप कल उसका बताएंगे भी, लेकिन सबकी निगाह है खासतौर पर कल फैसला क्या होता है और कल आपका संबोधन क्या होता है। और खासतौर पर मैं प्री मैच्योर काम नहीं कर रहा हूं, मैंने टीईटी का पक्ष रखा है, टीईटी पर उनके समर्थन और उनके आह्वान की बात की है। कल टीईटी पर विस्तृत तौर पर, क्योंकि टीईटी से संबंधित लोग भी वहां होंगे, आपके एमएनओपीएस के ही अंग हैं जिन पर टीईटी का एक हिस्से पर टीईटी की नई संकट आ गया है। अगर आप उनको थोड़ा आंशिक संदेश अभी देना चाहें, क्योंकि उसको सुरक्षित आप रखना चाहेंगे कल के अपनी घोषणा के लिए कि टीईटी पर एमएनओपीएस किस तरह से इस आंदोलन को सपोर्ट करेगा, लेकिन फिर भी उनको कुछ देना चाहें संदेश चलते चलते। मैं टीईटी के विषय पर मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, जो निर्णय आया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो अव्यवहारिक है, अमानवीय है। मैं ये बात को पहले दिन से आज भी कह रहा हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बड़े अदब के साथ उस पर पुनर्विचार करें, केंद्र सरकार इस पर जाए और इस पक्ष को रखे कि ये शिक्षकों का पक्ष है। निश्चित रूप से हमें विश्वास है मानेंगे, लेकिन जिस तरह की जास्ती की जा रही है वो गलत है। उसके पीछे मैं एक आपसे कारण बता दूं, टीटी का मैटर जो आ रहा है, बहुत सारे लोग और जो टीटी हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, इस उलझन में ना पड़िए कि हम टीटी हैं और नॉन टीटी हैं। आपकी लड़ाई है, ये सब पर जाएगा, बारी बारी से कोई ना कोई चीज सब पे आएगी, ये सरकार का अपना फंडा है। मैं इतने टीटी के विषय करना चाहता हूँ, सब लोग सारी बातें भूल करके एक साथ खड़े हो जाइए। ये आपका मुद्दा है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। सभी संगठनों के नेताओं से भी मैं कर रहा हूँ,
दूसरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। शिक्षक बने, आपने जितनी योग्यताएं कहें उतनी योग्यताएं उन्होंने ली, आपने जितनी परीक्षाएं ली थी उतनी परीक्षाएं दी, और वो पास होकर के आपकी व्यवस्था के अनुसार, आपके सिस्टम के अनुसार वो टीचर बने और विगत 10 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहे हैं। आपको अब चिंता हो रही कि वो योग्य हैं या नहीं है। इस देश में शिक्षा मंत्री अनपढ़ पढ़ बन सकता है, इस देश में चिकित्सा मंत्री अनपढ़ बन सकता है, और शिक्षकों का बार बार परीक्षण ले रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था आप चला रहे हैं? मैं बड़ा सवाल करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री देश का अनपढ़ होगा और शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद, नौकरियों के बाद, कंपटीशन के बाद फिर से आप उसे टेस्ट कर रहे हैं। अब कल्पना करिए, हम भी पढ़े लिखे हैं तो हम भी तो सोचते हैं हमारा मंत्री अनपढ़ हो सकता है और हमसे बार बार चेकिंग की जा रही है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? तो इसका मतलब अभी हमने जो अपनी सेवाएं दी हैं वो सब गलत थी, वो गड़बड़ थी, अज्ञानता थी। जो हमसे पढ़ के बच्चे सिलेक्ट हो गए वो सब गलत हो गया। किस बात के लिए? आपसे मेरा निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार से, कि इन चीजों को आप उलझाए नहीं। तो पढ़ा लिखा वर्ग है, एक एक चीज को बारीकी से देख रहा है। देश का शिक्षा मंत्री, प्रदेश का शिक्षा मंत्री अनपढ़ हो सकता है और परीक्षा देकर पास होकर सिस्टम के हर चीजों को पार करने के बाद खड़ा हो गया तो अयोग्य हो सकता है। कैसे हो सकता है? चलिए, आज 2 बजे से टीईटी को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति तैयार होगी। ऑनलाइन राज्यों से बातचीत करने के बाद 2 बजे यह बैठक शुरू होगी। शाम 5 बजे उस हाई पावर कमेटी के जो मेंबर हैं उनसे हम आपकी बातचीत करा के आपको संदेश देंगे। कल बंधु जी बड़ा संदेश पटना की रैली में देने वाले हैं, टीईटी को लेकर भी और एमएनओपीएस को लेकर भी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन कुछ देर इंतजार कीजिएगा। आपसे कुछ देर बाद हम पुनः हाजिर हो रहे हैं। हमारे साथ पटना की रैली में जो पटना का मैदान है वहां बंधु जी के साथी, वहां के प्रभारी विक्रांति जी और उनकी टीम उस मैदान का मुआयना कर रही है जो कल की तैयारी के लिए तैयार किया जा रहा है। पटना के उस मैदान और वहां की तैयारियों को लेकर कुछ देर बाद विक्रांत जी और बिहार की टीम एमएनओपीएस की हमारे साथ लाइव होगी। बंधु साहब, आपका कार्यक्रम सफल हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि कल आपके संबोधन के बीच पुनः अगर समय मिलेगा तो बंधु जी की बातचीत कराएंगे, लेकिन अब से कुछ देर बाद हम उसी मैदान से लाइव होने वाले हैं और वहां जो टीम तैयारी कर रही है उसके साथ आपकी बातचीत कराएंगे। फिलहाल शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।